मैम स्क्रीन शेयर अलाउ कर दी आप? होगी, आप करें। हीरा, खतीजा, आबिदा और मलाइका। हाँ जी मैम। ठीक है। मैम 1 मिनट। मैम शो हो रही है? नहीं हो रही? नहीं, अभी नहीं हो रही अब तक। मैम एक्चुअली जो मैंने पीडीएफ बनाया वो डॉक्यूमेंट्स में शेयर हो नहीं रहा। स्क्रीन तो शेयर करो आप। पीडीएफ आपने कहाँ पे बनाई है जो डॉक्यूमेंट में शेयर नहीं हो रही? मैम मैंने जब स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन किया है ना, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स और ये सारा। अच्छा 1 मिनट हो गया। शेयर करके फिर ओपन करो। अभी मैम हो रही है? हो गई है। ओके मैम स्टार्ट करूँ? हाँ जी, करें स्टार्ट। और बाकी पार्टिसिपेंट ने क्लास को नहीं अभी तक ज्वाइन की? मैम मैंने मैसेज कर दिया, आ जाते हैं अभी। चलें, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। My name is Agba Parveen, roll number 4957. I am from group 9. Today my topic is isometries of space. First of all, हमने isometry का concept clear करना है। तो एक्चुअली में द वर्ड आइसोमेट्री डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। द वर्ड आइसोमेट्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स साइज और शेप। आइसोमेट्री मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि उसमें सिर्फ एक चीज़ का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि बाकी सारे स्टेप सेम ही हैं। उसमें मतलब जो डिस्टेंस होता है वो चेंज होता है और आइसोमेट्री में चेंज नहीं होता। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम इसी तरह होती है कि एक एक चीज़ को हम उसकी मतलब ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन में ले जाते हैं और जो उसकी न्यू पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की बनती है उसे हम इमेज कहते हैं। और जो आइसोमेट्री है सेम इसी तरह ही है। तो आइसोमेट्री की डेफिनेशन है एन आइसोमेट्री इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली मतलब एक चीज को उसकी ओरिजिनल से न्यू पोजीशन पे ले जाना है। दैट प्रिजर्व्स डिस्टेंस मैप्स सेगमेंट टू सेगमेंट रे टू रे एंड प्लेन टू प्लेन इज सेड टू बी आइसोमेट्री। आइसोमेट्री में ये होता है कि हम किसी चीज को लाइन पे रे में लाइन सेगमेंट प्लेन या किसी चीज पे उस चीज को एक जगह से दूसरी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाते हैं। ठीक है। और एक्चुअली आइसोमेट्री प्रोड्यूस एन इमेज दैट इज कंग्रुएंट टू प्री इमेज। मतलब जो आइसोमेट्री जब हम लोग मतलब अलाउ मतलब फॉलो कर लेते हैं उसके बाद जो हमें न्यू इमेज बनती है वो कंग्रुएंट होती है प्री इमेज के। कंग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जो सेम साइज और सेम शेप हो। ठीक है। और अंडर एन आइसोमेट्री द इमेज ऑफ पॉइंट इज इट्स फाइनल पोजीशन। तो जो मतलब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को मूव करवा के जो हमारे पास बनती है इमेज वो उसकी फाइनल पोजीशन होती है। और फिक्स पोजीशन ऑफ एन आइसोमेट्री इज द पॉइंट दैट इज इट्स ओन इमेज अंडर द आइसोमेट्री। एन आइसोमेट्री मतलब अगर आइसोमेट्री को मतलब स्पेस में 3 प्लेन में एक्सप्लेन करते हैं ना तो वहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर अगर हम आइसोमेट्री को मतलब टू डायमेंशनल में एक्सप्लेन करते हैं ना तो इलीगेंट ज्योमेट्री में जो होता है ना 2 डायमेंशनल में प्लेन उसे हम स्पेस कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो आइसोमेट्री इन प्लेन मूव्स ईच ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू एंड पॉइंट। और वो जो मतलब न्यू पोजीशन होगी वो इसकी इमेज बनेगी। तो ये भी हो सकता है कि मतलब एंड पॉइंट वो भी हो सकता है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर एंड पॉइंट मतलब फर्ज करें कि एक पी पॉइंट है उसे हम मूव करके मतलब एज इट हम लोगों ने मतलब एंड पोजीशन पे ले गए हैं तो जो पी अगर इन दिस केस पी इज इक्वल टू पी इज कॉल्ड फिक्स पोजीशन ऑफ आइसोमेट्री। और आइसोमेट्री में ये होता है कि
और मतलब हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और फिर उसका लास्ट पोजीशन देखते हैं, मतलब उसकी एंड पोजीशन, ठीक है। और उसके अलावा और बीच में कुछ मैटर नहीं करता, मतलब किधर उसके बीच में क्या हो रहा है। और रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन एक और नाम होता है जो आइसोमेट्री के लिए यूज होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि फर्ज करें कि एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर दो मक्खियां बैठी हुई हैं, ठीक है। तो फर्ज करें कि आपने उसे हम फिलहाल मतलब प्लेन लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें वो ट्रायंगल हम लोगों ने क्वाड्रेंट 1 में था ना, तो वो हमने आप मूव ना इसे थोड़ा करके, सा डिटेल से पहले पढ़ें फिर इसको एक्सप्लेन करें। मैम मैं बाद में, अच्छा चलिए ठीक है। Imagine two ants sitting on the triangle. Well, you move it from one location to another location. The location of ants will change relative to the plane because they are on the triangle and the triangle has moved. But the location of ant relative to each other has not. ठीक है। वो सिंपल बात ये कर रहे हैं कि मतलब जो उस ट्रायंगल के ऊपर वो जो दो मक्खियां बैठी हैं ना, आपने फर्ज किया है कि वो ट्रायंगल आप आपका एक मतलब, जी मैम, यहाँ पे फ्लाइज नहीं लिखा हुआ, आंट लिखा हुआ है आपने। सॉरी मैम, वो बस थोड़ा जल्दी में। तो मतलब सिंपल ये है कि वो ट्रायंगल एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जब आप लेके गए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब उनका डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। मतलब सिंपल बात ये है कि हम ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं ना, तो जो ट्रायंगल है उसकी शेप सेम ही रही है, ठीक है। लेकिन जो मतलब हम फर्ज करें, हम ये बोलते हैं कि जो आर्ट्स हैं उनके दरमियान वाला भी डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो सिंपल हमें मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या इसमें ये बोलते हैं कि उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होता, और ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्टेंस चेंज होता है और सिर्फ एक में होता है, मतलब वो ग्लाइड रिफ्लेक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्टेंस चेंज होता है और आइसोमेट्री में डिस्टेंस अनचेंज रहता है, ठीक है। और ग्लाइड जो हम रिफ्लेक्शन लोग, भी आइसोमेट्रिक की टाइप है जो 4 टाइप की थी। यस मैम, यस उसमें मैम, भी उसमें सिर्फ डिस्टेंस चेंज नहीं होता शेप के डिस्टेंस बिटवीन चेंज में। नहीं होता। नहीं, उसमें भी डिस्टेंस चेंज नहीं होता। आइसोमेट्री के अंदर डायलेशन, वो सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन में डायलेशन के अंदर डिस्टेंस चेंज होता है। ओ, सही है, ठीक ठीक है, है, आज ठीक है। मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था आइसोमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस सिर्फ डायलेशन की वजह से आता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वहाँ पे मैम भी था तो बिल्कुल वो ग्लाइड, उसके अंदर चलिए ठीक मेंशन है। है कि ट्रांसफॉर्मेशन में शेप भी चेंज हो सकती है, मतलब शेप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी हो सकती है। आइसोमेट्री में बिल्कुल भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं हो सकती, सिर्फ शिफ्ट हो सकती है। ओके, ठीक है। देन अब हमारे पास मतलब for three-dimensional objects in space there are only 6 possible types of rigid motions. Translation, reflection, rotation, guide reflection, rotatory reflection, skew, displacement. These isometries are called the best rigid motions in the space. ये मतलब इसकी 6 टाइप्स हैं। वन बाय वन मतलब मैं बताती हूँ छोटा छोटा, फिर देन नेक्स्ट मतलब एक्सप्लेन करेंगे। जो होती है ना ट्रांसलेशन, ठीक है, वो हमारे पास सिर्फ ये होता है कि एक चीज है ना, उसे हम लोगों ने उसके बिल्कुल बरक्स मतलब पैरेलल मूवमेंट में ना उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन में सिर्फ ये होता है कि उसकी शेप कुछ भी चेंज नहीं होता, उनके दरमियान में डिस्टेंस भी सेम रहता है, सिर्फ हम उसे पैरेलल मूव करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं, ठीक है। इसे हम ये भी कह देते हैं कि स्लाइडिंग स्लाइडिंग हो रही है। और जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज का अक्स, ठीक है, एक चीज का एक्स मतलब प्लेन के मतलब फर्ज करें हम एक लाइन पे एक लाइन ले रहे हैं, या एक्स एक्सिस ले रहे हैं या वाई एक्सिस, तो उसका क्या होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन मतलब उसका अक्स बनेगा, ठीक है। और जो होती है रोटेशन, रोटेशन का मतलब ये होता है कि हमने वो जो ऑब्जेक्ट है उसे मूव तो करवाना है पर एंगल वाइज, ठीक है। हम प्लेन पे कोई एंगल लेंगे, उस एंगल से हम ना उसे मूवमेंट देंगे, ठीक है। और ठीक है, और ग्लाइड रिफ्लेक्शन का मतलब ग्लाइड रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एक चीज मतलब एक ऑब्जेक्ट है ना, उसने एक ही जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लाइन। और इस मतलब सिंपल ग्लाइड रिफ्लेक्शन में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हम दोनों में से कोई एक चीज पहले फॉलो कर सकते हैं या सेकंड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है रोटेटरी रिफ्लेक्शन, ठीक है। रोटेटरी रिफ्लेक्शन भी इसी तरह
मतलब हमारे पास बेसिक रिफ्लेक्शन होता है, आगे उसके हम लोग उसमें कंबाइन करके बाकी चीजें मतलब उसके कंबाइन करके चलते हैं। तो रोटेटरी रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो भी दो चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। ठीक है, ट्रांस मतलब ग्लाइड रिफ्लेक्शन, रोटेटरी रिफ्लेक्शन, स्क्यू डिस्प्लेसमेंट, ये कॉम्बिनेशन आ गए। पहला जो ग्लाइड रिफ्लेक्शन है वो कॉम्बिनेशन है रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन का, और रोटेटरी रिफ्लेक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है रिफ्लेक्शन और रोटेशन का। मतलब उसमें दो प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, रिफ्लेक्शन, रोटेशन। और स्क्यू डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ट्रांसलेशन और रोटेशन, मतलब ये दो दो हर में मतलब अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नीचे आइसोमेट्री ऑफ थ्री स्पेस आर इधर आर डायरेक्ट आइसोमेट्री, मतलब डायरेक्ट। अब आपने नीचे जाके भी स्पेस में आइसोमेट्री को एक्सप्लेन किया है। यस मैम, सब सारी मतलब ये थोड़ा इंट्रो वगैरह था और इसके थोड़ा नीचे फिर नीचे आगे। करो जरा 1 मिनट। मैम ये ऊपर देखे ना, ये मतलब इसकी डेफिनेशन और ये सारा किया हुआ था। ये ऊपर करो, हाँ आगे ये ये वाला, मतलब इसी पे, इसकी यहीं पे ठहरो 1 मिनट, यहीं पे स्टॉप करो। ये जो आपने लिखा है ना, फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस देयर आर ओनली 6 पॉसिबल टाइप। जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं ना, मेन पॉइंट्स, इनको ऐसे नहीं लिखते पैराग्राफ के अंदर, या तो आप इसे हाईलाइट करो। ठीक है, आपने इस यहाँ ठीक पे है, किया हुआ है बिल्कुल लाइट वाले कलर के साथ किया हुआ, थोड़ा सा शॉफ कलर से कर दो या थोड़ा डार्क कलर से कर दो ताकि चलिए प्रोमिनेंट हो मैम जाए। ठीक है। मैं जब मैं ग्रुप में भेजूंगी ना तो मैं एडिट करके भेज दूंगी। दरअसल मैम मैंने मतलब लैपटॉप पे नहीं बनाई, मोबाइल पे बनाई है, तो थोड़े फंक्शंस कम या होते हैं ना। इसको हाईलाइट कर देना यहाँ पे, चलिए मतलब मैम, हाईलाइट से मतलब चलिए के 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस या टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्म आइसोमेट्रीज इन स्पेस। फिर उसके पार्ट्स आगे चलिए निकले मैम, लिखना कि इसके 6 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 के साथ। ठीक है, ये भी 6 है। ठीक है मैम। नेक्स्ट, आगे आइसोमेट्रीज ऑफ थ्री स्पेस आर इधर आर डायरेक्ट आइसोमेट्री। अब डायरेक्ट और ओपोजिट आइसोमेट्री में क्या डिफरेंट होता है? प्रिजर्व का मतलब ये होता है कि किसी चीज को मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखना। ठीक है, प्रिजर्व का मतलब ये होता है। अगर हम डायरेक्ट आइसोमेट्री की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट आइसोमेट्री वो होती है जो डायरेक्शन को प्रिजर्व करती है, मतलब उसकी डायरेक्शन को सेम रखती है। लेकिन ऑपोजिट आइसोमेट्री में ये होता है कि वो उस डायरेक्शन को प्रिजर्व नहीं करती। ठीक है, आगे रोटेटरी ट्रांसलेशन स्क्यू सिमेट्रिक इज डायरेक्ट आइसोमेट्रीज। ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन गाइड रिफ्लेक्शन और रोटेटरी रिफ्लेक्शन इज एन ऑपोजिट आप दैट से आइसोमेट्री। यहाँ पे इसका मतलब प्रेजेंट नहीं करो, बस लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी चलिए डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ प्रेजेंट करो इसे, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है मैम। नीचे वो ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, इसमें मैक्सिमम वही बात मैंने बताई है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी ना, कि मतलब रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन मतलब एक अलग चीज है, अक्स ये वो। लेकिन जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स हैं ना, मतलब जो नेक्स्ट 3 आती हैं वो होती हैं कि मतलब इनके कॉम्बिनेशन चलते हैं, और इन पॉइंट्स में तकरीबन मैक्सिमम यही बोला गया है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। और मैम ये जो नेक्स्ट नोट मैंने लिखा हुआ है इसमें मैंने वही बात बोली है, वही बात आपको बताई है जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, कि अगर हम मतलब 2 डायमेंशनल में बात करते हैं ना तो हम प्लेन को इलीगन ज्योमेट्री में स्पेस कंसिडर करते हैं। लेकिन हम इधर स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं ना, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलूं? ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ठीक है, करें, आप में से कोई और प्रेजेंट करें। मलाइका की तरह। चलिए मैम ठीक। मैं मैसेज करती हूँ, आई थिंक इधर ही होगी। मलाइका क्लास में ही हो। मलाइका, आपको आवाज नहीं आ रही? मैम मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं? कर दे। ओके थैंक यू। मैं अभी टेक्स्ट करती हूँ, 1 मिनट। मलाइका ने क्लास ज्वाइन की थी, बट मलाइका पता नहीं किधर चली गई, फिर लीव करके। मैंने के टेक्स्ट बाद किया हीरा था ने भी वो क्लास ज्वाइन की नहीं है, हीरा ने तो क्लास ज्वाइन। और खतीजा। मैम मैं क्लास में हूँ। अच्छा हीरा, आपने रोल नंबर अभी भी ठीक नहीं किया? मैंने स्टार्ट से चेक किया है रोल नंबर। हीरा चलो आप प्रेजेंट करो। मैम मेरा 4930 ही है।
रोल नंबर वो 3 मैम तो ये ये है, बोल रहे बट हैं कि रोल रोल नंबर नंबर आपने पहले पहले लिखना है, नेम बाद में। ओके मैम। चलिए जरा स्क्रीन शेयर करेंगे अभी खुद से, फिर आप। यस मैम। चलें फिर अब आप मलाइका और खदीजा को मैसेज करो, क्लास ज्वाइन कर लें। चले मैम, ठीक है, मैं अभी करती हूँ। मैम शेयर हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज हिरा फातिमा, माय रोल नंबर इज 4930. Today is my topic is isometries of three space या types of isometry in space. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आबिदा ने वो प्रेजेंट किया हुआ है ऊपर से आइसोमेट्री का सारा। अब मैं आपको उसकी नेक्स्ट टाइप्स बता सकती हूँ जो कि 6 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन होती क्या है, पहले इसकी मैं आपको यहाँ से मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। क्या ट्रांसलेशन इन अ प्लेन इज एन आइसोमेट्री। प्लेन में आइसोमेट्री की ट्रांसलेशन वो टाइप है दैट मूव्स एवरी पॉइंट इन द प्लेन, जो प्लेन में हर एक पॉइंट को मूव तो करती है, लेकिन कैसे मूव करती है, उसे एक फिक्स डायरेक्शन और फिक्स डिस्टेंस के साथ मूव करती है। मतलब उसका डायरेक्शन भी उसकी फिक्स होती है और उसका डिस्टेंस भी फिक्स होता है, आर्बिट्री नहीं होता। तो ये ट्रांसलेशन आइसोमेट्री की फर्स्ट टाइप है, जो कि हर पॉइंट को प्लेन में फिक्स डिस्टेंस और फिक्स डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब इसका नेक्स्ट ऊपर से ये लिखा हुआ है, व्हेन यू ट्रांसलेट एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। जब हम प्लेन में एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं तो हम एक्चुअली उसको स्लाइड कर रहे होते हैं। ट्रांसलेशन इन अ प्लेन इज एन आइसोमेट्री। वो आइसोमेट्री की ऐसी टाइप है दैट मूव्स एवरी पॉइंट इन अ प्लेन ऑफ फिक्स डिस्टेंस एंड इन अ फिक्स डायरेक्शन। जो मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में बताया ये वही लिखा हुआ है कि इसको फिक्स डायरेक्शन और फिक्स डिस्टेंस में ही हम मूव कर सकते हैं। इसको फ्लिप नहीं कर सकते, टर्न नहीं कर सकते, ट्विस्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स होती है। तो अब नेक्स्ट जिसका लिखा हुआ है वो छोटा सा नोट है। तो उसके बाद है ये, अ ट्रांसलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शंस टू ट्रू पैरेलल प्लेन्स बी एंड ए। तो उसने बताया कि एक ट्रांसलेशन जो सी है वो टू रिफ्लेक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शंस है कि इनमें दो पैरेलल प्लेन्स हैं। ये नीचे दो पैरेलल प्लेन्स बने हुए हैं, इनके अंदर जो सी है ये ट्रांसलेशन है। ये आइसोमेट्रिक की वो टाइप है जो इनका प्रोडक्ट है टू रिफ्लेक्शंस का। तो हम अब देखेंगे कि वी कॉल अल्फा ए अल्फा बी अ ट्रांसलेशन। तो अब हमने ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं इसके दरम्यान हमने अल्फा ए और अल्फा बी को एक ट्रांसलेशन लिया है, कोमल परपेंडिकुलर लाइन। अब नीचे नजर आ रही है कि दो प्लेन्स के दरम्यान पी, फिर अल्फा बी इंटू पी और अल्फा ए अल्फा बी इंटू पी, ये दो प्लेन्स के दरमियान एक कॉमन परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। तो इसको ही हमने यही हमारी ट्रांसलेशन है। तो उन्होंने जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शंस टू टू पैरेलल प्लेन्स बी एंड ए, सो वी कॉल अल्फा ए अल्फा बी ट्रांसलेशन अलोंग द कॉमन परपेंडिकुलर लाइन टू दीस टू प्लेन्स। तो जो मैंने ऊपर बोला यही नीचे बना हुआ है कि दो पैरेलल प्लेन्स पड़े हुए हैं बी और ए। ये बी वाई इज इक्वल टू 0 है और ए वाई इज इक्वल टू के है। बी के पास तो हमने इस पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन बन रही है ये बिल्कुल प्लेन्स के दरमियान से परपेंडिकुलर होकर गुजर रही है, उनको कट कर रही है। तो ये हमारे पास जो सी है वो उसकी ट्रांसलेशन है। उसके बाद सेकंड टाइप्स है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मूव्स एन ऑब्जेक्ट इनटू अ न्यू पोजीशन दैट इज द मिरर इमेज ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे कि हमें पहले भी पता है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन किस चीज का अक्स होता है। तो उससे यही यहाँ लिखा हुआ है कि जो रिफ्लेक्शन है वो प्लेन में एक ऑब्जेक्ट जो सी है उसको न्यू पोजीशन में मूव कर देती है। जो उसका माइनर सा एक हमें छोटा सा इमेज नजर आ रहा था, उसकी ओरिजिनल पोजीशन का एक इमेज नजर आ रहा था, वो उसकी रिफ्लेक्शन कहलाती है। रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मूव्स एन ऑब्जेक्ट इनटू अ न्यू पोजीशन, वही लिखा हुआ है। द मिरर इज अ लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। जो उन्होंने हमें कहा है कि एक छोटे से मिरर इमेज नजर आ रही है, तो वो मिरर वो है क्या मिरर लाइन का, वो कह रहे हो कि वो एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है। इफ वी नो द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन यू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट द आइसोमेट्री। तो अब ये रोटेशन में हमें रिफ्लेक्शन में हमें मेन चीज क्या देखनी होती है, हमें देखना होता है एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो उसने यही बात लिखी हुई है कि अगर हमें एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन का पता होगा तो हम आइसोमेट्री को हमें आइसोमेट्री का पता होगा। ये वहां पे उसने क्लियर करके लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शंस आर ट्रिकी बिकॉज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंजेस। तो उससे यही लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं, उनके एक फिक्स नहीं होता। लेफ्ट कैन बिकम राइट एंड टॉप कैन बिकम बॉटम। वही चीज लिखी हुई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो
ऑल द टाइम चेंज खुद को चेंज करता रहता है। जब उसका एक टाइम हम देखेंगे तो जो उसका लेफ्ट है नेक्स्ट टाइम उसका राइट होगा, जो उसका बॉटम है उसका टॉप होगा, टॉप बॉटम होगा। तो यही उसने लिखा हुआ है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज करता रहता है। इसकी वजह से जो हमारे पास ये है रिफ्लेक्शन, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी होती है। द ओरिएंटेशन चेंजेस इन द रिफ्लेक्शन, तो और ये रिफ्लेक्शन जो सी होती है इसके अंदर उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज होती है। क्लॉकवाइज बिकम काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। तो यही उसने लिखा हुआ है कि बिकॉज रिफ्लेक्शन चेंज द ओरिएंटेशन दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर आइसोमेट्रीज। तो ये ऊपर हमने देखा था कि जो रोटेशन थे वो फिक्स्ड थे, तो इसमें वो कह रहा है कि वो अपनी ओरिएंटेशन वगैरह वो सब कुछ चेंज कर रहा है, तो इस वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो इम्प्रॉपर आइसोमेट्रीज, आइसोमेट्रीज की टाइप्स तो हैं लेकिन ये इम्प्रॉपर आइसोमेट्री है। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन। A rotation is an isometry that हीरा, moves इसकी each एग्जांपल point में at आपने a कोई भी fixed। ऐड की हीरा? तो फिगर ऐड नहीं की? मैम मैंने, नो मैम। मैम मैंने मैसेज तो किया है पर मैम उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने रिप्लाई नहीं, मैं हीरा से बात कर रही हूँ। हीरा, आपने यहाँ पे पिक्चर क्यों नहीं ऐड की जैसे ऊपर की हुई है? मैम मैंने जो हैंड रिटन बनाया ना उसमें रिफ्लेक्शंस की मैंने पिक्चर बनाई है, तो जब आप मैंने उसे कंबाइन किया तो उसमें रिफ्लेक्शन की पिक्चर नहीं आई। आप कहें तो मैं वो आपको तो शो आप करके वहां वो से इसको एक्सप्लेन कर दो, ऐसे तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी। बेशक इन्होंने पहले किया यस हुआ है मैम। ये रिफ्लेक्शन रोटेशन 4 टाइप्स मैंने पहले करवाई थी आइसोमेट्रिक्स की, बट आप इसे वहां से एक्सप्लेन कर दो, यस मैम। फिर वापस यहाँ पे आ जाना। मैम हो रही है स्क्रीन शेयर आपको? हो रही है। तो मैम ये है रोटेशन का उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें रोटेशन में क्या है, ये ऊपर से मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। रोटेशन उन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो आप जस्ट आप फिगर से बताएं। यस मैम बता रही हूँ। तो उन्होंने लिखा हुआ है रोटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस है जो इंटरसेक्टिंग प्लेन, जो प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, ए और बी प्लेन को इंटरसेक्ट करती हैं। देन अल्फा ए एंड अल्फा बी इज कॉल्ड रोटेशन अबाउट एक्सिस ऑफ इंटरएक्शन। तो अल्फा ए और अल्फा बी जो हमने पहले भी देखा था, जैसे हमने ट्रांसलेशन में देखा था कि अल्फा ए और अल्फा बी जो थे वो उसके जो से थे रिफ्लेक्शंस आ रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो उसकी रोटेशन है जो अबाउट एक्सिस ऑफ इंटरएक्शन है। वी रिफ्लेक्ट थ्रू द प्लेन बी, हम हमेशा फर्स्ट प्लेन बी से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमने अब यहाँ पे ये रोटेशन बनाई हुई है, देखें यहाँ पे भी एक बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। मेरी थोड़ी सी डॉट्स थोड़े से नीचे हो गए हैं लेकिन ये बिल्कुल सीधी होगी। ये प्लेन बी जो सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो जो हमारे पास ये प्लेन बी है इसमें हमने कहा ना हमने हमेशा प्लेन बी से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हमारा थीटा हमने 0 लिया हुआ है। तो जो ए है वहां पे हमारा थीटा जो है वो अल्फा लिया हुआ है। तो इसी तरह ये देखें यहाँ पे भी पी, पहले पी ये डॉट है, फिर अल्फा बी इंटू पी है, फिर अल्फा ए अल्फा बी अल्फा पी है। इसी तरह जैसे ट्रांसलेशन में वो बिल्कुल परपेंडिकुलर थी ना, वो उसके परपेंडिकुलर के प्लेन्स के अंदर से उसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही थी, इसी तरह ये भी सेम ऐसे ही है। तो ये इसकी रोटेशन में आ जाती है, वो ट्रांसलेट परपेंडिकुलर प्लेन में थी तो ये इसका रोटेशन ये इनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। मैम यहाँ से रिप्रेजेंट कर दो नेक्स्ट। यही से करते हैं बेशक। जी मैम। ग्लाइड रिफ्लेक्शन हमारे पास थर्ड टाइप है ग्लाइड रिफ्लेक्शन। तो ग्लाइड रिफ्लेक्शन होती क्या है? ग्लाइड रिफ्लेक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 रिफ्लेक्शंस। पहले हमने पढ़ा है कि वो 2 रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन जो ग्लाइड रिफ्लेक्शन है इसमें प्रोडक्ट होता है 3 रिफ्लेक्शंस का। इफ बी एंड सी आर 2 पैरेलल प्लेन्स, ये नीचे बने हुए बी और सी, ये साफ नजर आ रही है इमेज में कि ये 2 अगर हमने कंसीडर किया इनको 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स कंसीडर किया है, पैरेलल प्लेन्स कंसीडर किया है। तो जो हमारे पास ए है वो उनके अंदर एक परपेंडिकुलर पैरेलल प्लेन के अंदर से वो थर्ड जो प्लेन है हमारा वो परपेंडिकुलर ए निकल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सामने पिक में बना हुआ है 2 बी और सी 2 पैरेलल है और उनके अंदर से ए जो है वो बिल्कुल उनको परपेंडिकुलर ही कट कर रहा है। तो देन अल्फा ए अल्फा बी एंड अल्फा सी इज कॉल्ड ग्लाइड रिफ्लेक्शन वेयर ए वे वी ट्रांसलेट फर्स्ट देन रिफ्लेक्ट। इसमें हम पहले ट्रांसलेट करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये साफ नजर आ रहा है इसके अंदर ये बी दो पहले बी और सी जो से ये पैरेलल प्लेन्स हैं और उनके अंदर जो ए है वो उनको कट कर रहा है परपेंडिकुलर प्लेन के हिसाब से। और यहाँ पे भी ये पी पॉइंट जो सा है, पहले पी पॉइंट है फिर अल्फा ए भी है और ये अल्फा सी और अल्फा बी। हमने पीछे देखा था कि हमारे पास सिर्फ टू थे,
तो उनके साथ सिर्फ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, लेकिन उसने यहाँ पे कहा है पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और देन ये रिफ्लेक्ट होगा। जब इसके अंदर हम थर्ड भी ऐड करेंगे अल्फा ए, तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा। तो ये देखें ये बिल्कुल सीधी लाइन बन के और पहले ट्रांसलेट हुआ और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे को आ रहा है, अल्फा ए, अल्फा सी और अल्फा बी इंटू पी आ रहा है। देन है हमारे पास रोटेशन रिफ्लेक्शन। रोटेशन रिफ्लेक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 रिफ्लेक्शंस। ये भी रोटेशन जो रोटेशन थी वो प्रोडक्ट ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस थी, लेकिन जो रोटेशन रिफ्लेक्शन है ये प्रोडक्ट है 3 रिफ्लेक्शंस का। ये वी हैव प्लेन्स बी एंड सी इंटरसेक्टिंग। ये देखें हमारे पास प्लेन बी और सी हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू द थर्ड प्लेन। इसकी तरह ये भी इस तरह है कि ये थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये पूरा ए जोन सा ये थर्ड प्लेन है और बी और सी जोन सा है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन अल्फा ए, अल्फा बी एंड अल्फा सी इज कॉल्ड रोटेटरी रिफ्लेक्शन। ये भी बिल्कुल वैसे रोटेटरी रिफ्लेक्शन है। इस पे भी पहले बी और सी प्लेन ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसको परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं। तो इसमें भी पॉइंट पी जो है फिक्स्ड है, इसमें भी पहले हमने इसको ट्रांसलेट करना है और देन ये खुद रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 3 हमारे पास अल्फाज आ रहे हैं। पहले पॉइंट पी जो है वो सिंपल है, फिर अल्फा बी वाले सेक्टर में अल्फा बी इंटू पी है, फिर सी वाले सेक्टर से तो आगे अल्फा सी अल्फा बी इंटू पी है। और जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी और पहले इसने ट्रांसलेट होकर स्ट्रेट लाइन हुई है और जब इसके अंदर 3 अल्फाज हैं तो इसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हुई है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे को आएगी तो अल्फा ए, अल्फा सी और अल्फा बी इंटू पी आ जाएंगे। हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप है रोटेटरी इन्वर्जन। और रोटेटरी इन्वर्जन इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ 3 रिफ्लेक्शंस। उन्होंने बताया कि जैसे ऊपर वाला जोन है वो भी 3 प्रोडक्ट ऑफ 3 रिफ्लेक्शंस है, इसी तरह रोटेटरी जोन है, रोटेटरी इन्वर्जन है, वो भी प्रोडक्ट ऑफ 3 रिफ्लेक्शंस है। इट इज स्पेशल केस ऑफ अ रोटेटरी रिफ्लेक्शन। ये रोटेटरी रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन ये उसका एक स्पेशल केस है, since it can be realized as the product of the rotations and the reflection. Now if B and C are two perpendiculars intersecting, ये देखिए नीचे बिल्कुल बना हुआ है B और C are two perpendiculars, ये बिल्कुल B और C two perpendiculars बने हुए हैं यार intersecting, ये intersect कर रहे हैं planes, ये mutually intersect कर रहे हैं किसको, third plane B को, are mutually intersecting to the third plane B, then we call alpha A, alpha B, alpha C and alpha B a rotatory inversion. उसके फर्स्ट वाली का जोन से हम उसको देख लेते हैं। उन्होंने बताया उसी की टाइप है, लेकिन फर्स्ट वाली मैंने बताया कि बी और सी जोन से हैं, ये उसको ए को बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि बी और सी जोन से हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये ए को म्यूचुअली ये कट कर रहे हैं, उसके अंदर से म्यूचुअली उसको इन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये देखें पहले ए पी हमारे पास ए पी और फिर अल्फा बी और पी ये आ गई, लेकिन इसके अंदर हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, उसकी टाइप है, लेकिन उन्होंने जैसे बताया कि उसको म्यूचुअली परपेंड कर रहे हैं, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल साथ हैं, उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। तो ये देखें इसका जो अल्फा सी और अल्फा बी है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, वो थोड़ा सा ऊपर होके बन रहा है, क्योंकि ये है उसी की तरह का, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। रोटेटरी इन्वर्जन जो है वो थोड़ा सा चेंज है, इसकी वजह से इसके अल्फा सी और अल्फा पी इंटू पी जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, लेकिन ये लाइन ऊपर हो गई थोड़ी सी यहाँ से चेंज, इसमें यही चेंज है, वरना वो दोनों सेम हो जाए। इसमें ये चेंज है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर होके देन नीचे ए वाली में अल्फा ए, अल्फा सी, अल्फा बी और पी जो है वो हीरा आ रहा है। तो हीरा ये ये जो शेप पॉइंट दोबारा है से ये एक्सप्लेन ये करें, हीरा फिगर दोबारा से एक्सप्लेन यस करें। मैम। मैम वो बता रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर बी और सी है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बी पॉइंट बी और सी जोन से हैं वो 2 परपेंडिकुलर्स हैं, वो आपस में भी 2 परपेंडिकुलर्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं म्यूचुअली, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं थर्ड प्लेन ए को। वो ऊपर वाले जोन से थे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं थे, ये उन्होंने बताया कि उसका स्पेशल केस है, लेकिन वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं थे, लेकिन ये हल्के से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये थर्ड प्लेन बी ए को कट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास इसका ये पॉइंट हमारे पास स्ट्रेट हमारे पास लाइन नहीं आएगी, ये लाइन थोड़ी सी डाइवर्ज होकर ऊपर को जाएगी, लेकिन नीचे वाली लाइन जो नीचे वाला पॉइंट है वो बिल्कुल वहीं पे है, क्योंकि इनका पॉइंट जो है वो कॉमन हो गया है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है पॉइंट इन कॉमन, इनका एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, वो सारे आपस में इनका कोई भी पॉइंट ऊपर वालों का कॉमन ही था आ रहा है, इस वजह से वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही थी, लेकिन इनमें पॉइंट कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर को डाइवर्ज हुआ है। देन हमारे पास है सिक्योर डिस्प्लेसमेंट। A secure displacement denotes the product of 4 of reflections. Now ये फर्स्ट पे 2 reflections आई, फिर 3 आई, अब ये secure displacement जो है वो सबसे डिफरेंट है, इसमें 4 reflections होती हैं।
In this case, it is a रीटा और translation and मलाइका ने प्रेजेंट rotation. नहीं करना। आप आपने मैम ये बताएं। मैम खतीजा तो ऑनलाइन ही नहीं है, मलाइका ने मुझे एसएस भेजा है, वो कह रही है मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा। उससे को दोबारा से ज्वाइन करे, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? बाकी सबने तो क्लास ज्वाइन की हुई है। चलें मैं बोलती हूँ, चलें ठीक है मैं बोलती हूँ। मैम करूँ नेक्स्ट? तो इन दिस केस इट इज अ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 रिफ्लेक्शंस आ रही है, तो उन्होंने बोला है कि ये ट्रांसलेशन और रोटेशन जो है उसकी ये केस ऐसी बन जाती है कि ये दोनों ट्रांसलेशन और रोटेशन को कंबाइन करके, जो हम ट्रांसलेशन और रोटेशन की डायग्राम्स को उनकी को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास स्क्रू डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, क्योंकि उन दोनों में 2 रिफ्लेक्शन थी और उसके बिल्कुल इसमें 4 रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। मेरा तो इसके अंदर अप्लाइंग द ओरिजिनल ट्रांसलेशन शेप फॉर, कौन सी है? मैम ये नीचे है। ओरिजिनल वाली कौन सी है ये बताएं। मतलब जो आपने पहले क्या ली मतलब है मैम? उसके बाद वो रोटेट हुई है, यानी कि आपने सबसे पहले फिगर कौन सी ली थी जिसकी ये रोटेशन वगैरह आपने यहाँ पर ऐड किया, यानी कि जिसका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म यहाँ पे ऐड किया आपने? आपने शेप क्या लिया? मेरा सिर्फ मैम क्वेश्चन स्क्रू ये है। डिस्प्लेसमेंट में मैम शेप मैंने ट्रांसलेशन वाली ली थी, वो बिल्कुल सिंपल थी, उसमें 2 रिफ्लेक्शंस थी नहीं उसमें, नहीं, क्योंकि मतलब ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा कि आपने वो फिक्स्ड होता है। हीरा मीन आपने यहाँ पे जो पी पॉइंट यस लिया मैम। है, ए सी डी वाली पहले ली है या बी वाली पहले ली है, कौन सी ली थी? जो आगे फर्दर उसका डिस्प्लेसमेंट जो रोटेशन वगैरह हुई है वो किसके अंदर हुई है? मैम मुझे आपकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जैसे ऊपर आपने रोटेशन में किया है कि आपने एक प्लेन ए यस मैम। लिया है, उसको रोटेट किया और वो बी बन गया है, या आपने बी लिया और वो ए बन गया, ठीक है। यहाँ पर यस आपने ये पिक्चर बनाई है, बेसिकली आपने इस पिक्चर के अंदर देखें कितनी सारी शेप्स को कंबाइन किया हुआ है, लेकिन ये मैम शेप वो मैं कंबाइन बता रही नहीं है। हूँ कि बोले। ये रोटेशन और ट्रांसलेशन है, तो मैं उनका ये ऊपर आपसे बिल्कुल लिखा हुआ है कि यही पूछ रही हूँ कि इस वक्त यस प्लेन मैम। ए की ट्रांसलेशन रोटेशन है या प्लेन बी की है? मैम ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट वी टेक ट्रांसलेशन, तो प्लेन ए जोन है वो हमारे पास ट्रांसलेशन आएगा। ए की ट्रांसलेशन हुई है, ए कहाँ पे ट्रांसलेट हुआ है? ए ट्रांसलेट होके कौन सा प्लेन बना है? सी डी बी क्या बन गया? पता नहीं मैम। जैसे हम लोगों ने किया था आइसोमेट्रिक फोर टाइप, मैंने वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये एक ट्राइंगल है, आफ्टर कन्वर्टिंग इट्स इमेज इसका ये है। आपसे मेरा जस्ट यही क्वेश्चन है कि आपने पहले जो शेप ली है, जो भी प्लेन लिया आपने यहाँ पे ए बी सी डी जो भी लिया है, तो पहले सपोज आपने ए लिया है, बाद में वो कन्वर्ट होकर बी बन गया, फिर सी एंड डी, या ए पहले सी में कन्वर्ट हो गया या सी डी बन गया, क्या चीज हुई है यही पूछ रही हूँ। वन बाय वन मैम स्टेप वाइज ये बताएं। कन्वर्ट तो हुआ ही नहीं है किसी में, तो मैम ये पहले बताया हुआ है मैंने, ये ऊपर लिखा हुआ है अप्लाइंग द ट्रांसलेशन इफ सी एंड डी आर 2 नॉन परपेंडिकुलर प्लेन्स, इसमें लिखा हुआ ये कन्वर्जन तो हुई नहीं है, पहले ए और बी दो प्लेन्स हैं और सी और डी जो है वो नॉन परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं हमारे पास, जो ए और बी को म्यूचुअली जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फर्दर नेक्स्ट तो पे। तो मैम जब ये इनको म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए प्लेन ए और प्लेन बी है, तो इसको हमने ये देखिए म्यूचुअली इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी और डी, तो मैम ये इसकी रोटेशन बन रही है, ये वाला मिड वाला मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये बिल्कुल रोटेशन वाला है, और वो लेकिन बाद में उसमें क्या फर्दर था, उसका जो उसमें प्लेन डिस्प्लेसमेंट ए आ था। गया है, स्क्यू डिस्प्लेसमेंट है, यस उसको मैम। आपने डॉटेड लाइन के साथ डिनोट किया है। यस मैम। ठीक है, सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन है कि पूरी उसको एक्सप्लेन करते वक्त डिटेल बताएं कि पहले हमने ये चीज ली है, ऊपर से पढ़े नहीं, यस मैम। फिगर से बताएं बिल्कुल, ठीक है। कि ए बी सी डी, जी ए जी। बी दो प्लेन्स है, उसके परपेंडिकुलर वाली साइड पे सी डी हमने लिए हैं। फर्दर स्क्यू यस। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास बी के अकॉर्डिंगली आके फर्दर मजीद परपेंडिकुलर ही रहेंगे, लेकिन उनकी जो शेप यस। इमेज है वो मूव होके बी वाले प्लेन के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। यस। यस। अब डन। दोबारा दूसरी पीडीएफ पे चलें।
आपदा किधर गई हैं? आपदा यस मैम। आपदा आके आप एक्सप्लेन करो। मैम मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं? बैठो फटाफट से। आपदा आपदा किधर हैं आप? जी मैम। आपदा नेक्स्ट आप प्रेजेंट करें, मैंने बोला है आप। मैम यहाँ मैक्सिमम यही रहता था। आगे उसके आपने एमसीक्यू वगैरह कुछ बनाए हैं, और जो पीडीएफ मैम वो दूसरी है उसके अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। आप तो पीडीएफ शेयर करें, फिर मैं बताती हूँ। आपदा नेक्स्ट मूव करें, ट्रांसलेशन से नीचे चले। शुरू से एक्सप्लेन करूँ नहीं मैम? नहीं नहीं नहीं, नीचे चलें जरा, नीचे वाले पेजेस पे हैं। मैम और ये बस ऊपर करते जाएं। आपदा नीचे करें मूव। आपदा स्क्रीन हेल्ड हो गई आपकी। आपदा स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से करें, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है ओनली। मीटिंग एंड होने लगी, आप मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें। आपदा फिर से स्क्रीन दोबारा से शेयर करें।